हेलो एवरीवन एंड यू वेलकम ऑन माय चैनल फरहत इंग्लिश यूटोपिया। चैनल के नाम से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है यूजीसी एनटीए नेट की या फिर इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए ये चैनल और ये वीडियो इसकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और बिना किसी चार्ज या बिना किसी फ़ीस के इस चैनल पर आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है। और अगर देखा जाए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास एजुकेशन है तो क्यों ना उस एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन किया जाए, लोगों के साथ उसको बांटा जाए, ताकि जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो हमारी इस एजुकेशन से, क्योंकि वो हमारे आने वाला कल है, मेरा ऐसा मानना है कि उस आने वाले कल को हमें संवारने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम एजुकेटेड हैं तो अपना कंट्रीब्यूशन हम एजुकेशन में भी दे सकते हैं, ताकि हमारी आने वाली नई जनरेशन अपने को स्ट्रॉन्ग फील करे। जो बच्चे फ़ीस नहीं दे पाते हैं बड़े बड़े महंगे कोचिंग की, तो उनके लिए ज़रूरी है इस तरह के चैनल चलाए जाएं और मैं इसके फेवर में भी हूँ कि इस तरह के चैनल चलाए जाने चाहिए ताकि हर बच्चा फ्री में अपनी प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, तो ये मेरा एक छोटा सा एफ़र्ट है और इस एफ़र्ट को मैं ये मानती हूँ कि ये जो मैं छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए कर रही हूँ, जिसमें कि मैं कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट अपनी वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड कराने का। इस एफ़र्ट में आप अगर कुछ सहयोग देना चाहते हैं तो इतना दे सकते हैं कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे इस चैनल पर जुड़ें। ठीक है, और मुझे मोटिवेशन मिले, मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराऊँ। जैसा कि आजकल मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ वो है इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड उसकी हिस्ट्री की वीडियोस, यानी एंसेंट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का जो प्राचीन इतिहास रहा, हम उनके राइटर्स और उनके वर्क को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं आजकल की वीडियो में। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है इस चैनल पर, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ एक एक वीडियो देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखा करिए, तभी आपको समझ में आएगा क्या बात कही गई है वीडियो में, किस कंटेंट को किस तरह समझाया गया है, कौन सा राइटर है, उसका क्या वर्क है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप वीडियोज़ पूरी देखा करें बिना स्किप किए। ओके, चलिए अब हम आज की जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम पहुंच चुके हैं अपने पिंडार पर, जो कि हमारा नेक्स्ट राइटर है पिंडार। 522 टू 443 बीसी में इनका टाइम पीरियड रहा। पिंडार कौन थे हमको ये देखना है। पिंडार वॉज एन एंसेंट ग्रीक लिरिक पोइट फ्रॉम थेब्स। ये थेब्स के रहने वाले पोइट थे और ग्रीक लिरिक थे, प्राचीन समय के हैं पिंडर, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ एंसेंट हिस्ट्री लिटरेचर ही डिस्कस कर रही हूँ और उसी के ऑथर भी डिस्कस कर रही हूँ। Second point, he was the first Greek poet to reflect on the nature of poetry and on the poet's role. He was the first Greek poet. ऐसा पहला ग्रीक पोइट है जो उसने कि नेचर के रिफ्लेक्शन को अपनी पोइट्री में दिखाया और एक पोइट्स के रोल को भी उसने दिखाने की कोशिश की। ठीक। Third point, his poetry illustrates the beliefs and values of archaic Greece at the dawn of classical period. Is that clear? Next is about 10 days before he died, the goddess Persephone appeared to him and complained that she was the only divinity to whom he never composed a rhyme. Is that clear? मतलब कहने का ये है यहाँ पर, देखिए, about 10 days before he died, मरने से 10 दिन पहले के बारे में अगर हम बात करें तो गॉडेस परसेफोन जो थी वो प्रकट होती हैं, जो कि उससे क्या करती हैं, कंप्लेंट दैट शी वॉज द ओनली डिवाइनिटी टू हुम ही नेवर कंपोज्ड ए राइम, जो से ये शिकायत करती हैं कि उसने कभी भी उनकी पवित्रता के ऊपर कुछ भी राइम नहीं लिखे और ना ही कोई कंपोजिंग की। ठीक है, नेक्स्ट ही डेड अराउंड 440 BC वाइल अटेंडिंग ए फेस्टिवल एट आर्गोज। उनकी मृत्यु कब हुई? 440 के आसपास हुई, जबकि वो एक फेस्टिवल आर्गोज में थे और वहाँ उसको अटेंड कर रहे थे। नेक्स्ट है, स्कॉलर एट द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया कलेक्टेड हिज कंपोजिशन इन 17 बुक्स ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू जेनर वन। बस ये इतना ही पॉइंट है, जेनर। स्कॉलर्स एट द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने उनकी 17 बुक्स को कलेक्ट किया जेनर के अनुसार। ये देखने में आया है कि उन्होंने 17 बुक्स में कंपोजिशन दिया था। वन बुक ऑफ, अब इनमें से एक बुक, वन बुक ऑफ ह्यूमनॉय यानी कि हाइम्स, वन बुक ऑफ पेंस यानी पीन्स, टू बुक्स ऑफ डायथ्राम्बाई यानी कि डायथ्राम्स,
2 books of Rosadia and Processionals, 3 books of Parthenia, Song for Light Dance, first book of Therenoi, Laments, 4 books of Epinikia, Victory Odes, above all Epinikia odes written to commemorate athletic victories survive in complete form। देखिए यहाँ से देखते हैं, अब इनका वर्क अगर हम देखेंगे तो इस तरह से देखिएगा वर्क को। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 books of Prosodia यानी प्रोसेशनिस्ट, 2 books of Prosodia, 3 books of Parthenia, Song for Light Dance, first book of Therenoi Laments, 4 books of Epinica, Victory Odes, above all Epinica odes written to commemorate athletic victories survive in complete form। इसको आप इस तरह से देखेंगे, कंप्लीट फॉर्म। देखिए यहाँ पर, यानी ये सब इनकी क्या थी, ये सब इनकी बुक्स के नाम है। 1 book of Hymni जिसको हाइम्स के नाम से जाना जाता है, 1 book of पीन्स के नाम से जाना जाता है, 2 books of डायथ्रम्बाई जिसको डायथ्रम्स के नाम से जाना, 2 books of प्रोसेडिया जिसको प्रोसेशनल्स के नाम से जाना, 3 books of पार्थेनिया सॉन्ग फॉर लाइट डांस के नाम से जाना जाता है, आई बुक ऑफ थेरेनॉय लेमेंट्स के नाम से जानी जाती है, 4 books of इपिनिकिया विक्ट्री ओड्स के नाम से जानी गई, above all Epinikia odes written to commemorate athletic victories survive in complete form। Is that clear? ये complete form में था सब कुछ जो भी रहा इनका। नेक्स्ट है, हिज विक्ट्री odes are grouped in 4 books, Olympian, Pythian, Isthmian and Nemean games। ये 4, अगर हम बात करें यहाँ पर 4 बुक्स की, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये 4 बुक्स का। देखिए इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये 4 बुक्स जो हैं ये आपकी क्या हैं, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए इसको ओलंपियन इस तरह से करके, स्पेस ज़्यादा ना होने की वजह से हम आपको नहीं कर पा रहे सही। ओलंपियन, पाइथियन, इस्थेमियन एंड नीमियन गेम्स, ये 4 बुक्स थी इनकी, विक्ट्री ओड्स के नाम से जानी गई, और इसमें 4 बुक्स का ग्रुप था। ये 4 बुक्स आपके सामने हैं, इनको आप इसी तरह से याद करिएगा और समझिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लॉन्गिनस लाइकनेस टू ए वास्ट फायर एंड एथेनियस रेफर्स टू हिम एज ए ग्रेट वॉक टू पिंडर। सेट क्लियर। नेक्स्ट है पिंडारी कॉर्ड। पिंडारी कॉर्ड भी इन्हीं के नाम से मशहूर हुए हैं, ये फेमस जो हुए तो पिंडर के नाम से ही हुए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेंजा इन ईच ऑर्ड बेस्ड ऑन कोरल पोजिशन, स्ट्रॉफ राइट टू लेफ्ट, एंटी स्ट्रॉफ लेफ्ट टू राइट एंड इपोड इन ए सर्कल। ठीक है, 3 टाइप्स स्टेंजा का इन्होंने अपने ओड में जो पोजीशन दी, उस पोजीशन के बेस पर वो एक कोरल पोजीशंस थी, जिसमें कि स्ट्रॉफ को राइट टू लेफ़्ट लिखा गया, एंटी स्ट्रॉफ को लेफ़्ट टू राइट लिखा गया और इपोड को एक सर्कल में लिखा गया। ये पिंडारी कॉर्ड की कैरेक्टरिस्टिक हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ए वेरिएशन ऑफ पिंडारी कॉर्ड कॉल्ड इरेगुलर ऑर्ड वाज डेवलप्ड बाय अब्राहम काउली 17th century। ए वेरिएशन ऑफ पिंडारी कॉर्ड, पिंडारिक ऑर्ड को इरेगुलर ऑर्ड के नाम से भी जाना गया। अब्राहम कॉली ने इसको विकसित किया 17th century के आसपास। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बस पिंडर का हमारे पास इतना ही था। वर्जिल की बात कर लेते हैं। ये भी बहुत फेमस हमारे जो है एंसेंट हिस्ट्री के रोमन पोइट हैं। देखिए वर्जिल पीरियड इज़ द 70 to 19 BC। इनका क्या वर्क था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इनके वर्क की और प्लस इनकी खुद की भी, तो वो हम जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पब्लियस वर्जिलियस मारो यूजुअली कॉल्ड वर्जिल और वर्जिल इन इंग्लिश वाज एन एंसेंट रोमन पोइट ऑफ अगस्टन पीरियड। तो वर्जिल कौन है? प्राचीन रोमन के पोइट हैं जो कि अगस्टन पीरियड में देखे गए, या जिनका मतलब अगस्टन पीरियड से उनका क्या है, अगस्टन पीरियड से उनका रिलेशन है। नेक्स्ट, ही इज़ नॉन फॉर 3 मेजर वर्क्स ऑफ लैटिन लिटरेचर। अब इनके 3 मेजर वर्क्स कौन से हैं? बस इसी को आप क्या करेंगे कि आप इसी को पॉइंट आउट करते चलिए, जैसे द इक्लोजियस, द जॉर्जियस, द इपिक एनेड। ये जो 3 वर्क्स हैं इनको आप देखिए, इनको आप इस तरह से देखेंगे। देखिए इनको आप इस तरह से देखिए। देखिए 3 वर्क हैं इनके।
जिसमें है द एक्लोजियस, द जॉर्जियस एंड द एपिक एनेड। इनका 3 वर्क्स था। नेक्स्ट है इन माइनर नंबर ऑफ पोएम्स आर कलेक्टेड इन द अपेंडिक्स वर्जिलिनिया आर समटाइम्स एट्रीब्यूटेड टू हिम। नेक्स्ट ये भी इनका वर्क रहा, पोएम्स थी जो कि कलेक्ट की गई बाद में। His Aeneid has been considered the national epic of ancient Rome from the time of its composition to the present day. एनिड को तो ये भी माना जाता है कि एक नेशनल एपिक है एंसेंट रोम की, क्योंकि इसका जो कंपोजिशन उस समय पर किया गया वो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी हद तक इसका जो कंपोजिशन है वो प्रेजेंट टाइम में किया गया, लेकिन ये काफ़ी पुराने रोम को दर्शाता है। ये एक महाकाव्य है, नेशनल महाकाव्य है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ मॉडल्ड आफ्टर होमर, इलियाड एंड ओडिसी। ठीक है, होमर्स के जो इलियाड एंड ओडिसी हैं उनके मॉडल को बाद में प्रस्तुत किया गया वर्जिल के द्वारा। वर्जिल वर्क वाज हैज़ हैड वाइड एंड कीप इन्फ्लुएंस ऑन वेस्टर्न लिटरेचर, मोस्ट नोटेबली ऑन द डांटेज डिवाइन कॉमेडी इन विच वर्जिल अपीयर्स एज डांटे गाइड थ्रू हेल एंड प्यूरगेटरी। डेंटे का नाम आपने सुना ही होगा। डेंट का जो डिवाइनी कॉमेडी थी और वर्जिल्स जिसमें कि अपीयर हुए थे एज ए डेंटेज गाइड थ्रू हेल एंड प्योरगेटरी, तो वर्जिल्स का ये वर्क भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा वेस्टर्न लिटरेचर से। नेक्स्ट है आफ्टर कंसिडरिंग ब्रीफली ए कैरियर इन रिहॉट्रिक एंड लॉ द यंग वर्जिल टर्न्ड हिज टैलेंट्स टू पोइट्री। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि रिहॉट्रिक एंड लॉ जो था वो यंग वर्जिल इसकी तरफ लौटे और उन्होंने अपनी पोइट्री को बड़े ही टैलेंट के साथ उभारा बाद में। नेक्स्ट है ही वॉज निक नेम्ड पार्लिनियस और मैडन बिकॉज ऑफ हिज सोशल एलूफनेस। उसके बाद उनका निक नेम जो कि पार्लिनियस था और मैडन क्योंकि उनको सोशल एलूफनेस की जो थी थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो नहीं होना चाहते थे सोशल ज़्यादा, तो उन्होंने अपना निक नेम क्या डाला, पार्लिनियस और मैडन। नेक्स्ट है द अगस्टन पोइट ओविड पैराडाइज द ओपनिंग लाइन्स ऑफ एनेड इन एमोर्स एंड हिज समरी ऑफ द एनेड स्टोरी इन बुक 14 ऑफ द मेटामॉर्फोसिस द सो कॉल्ड मिनी एनेड। मिनी एनेड के नाम से भी इसको जाना गया। अब ये समझ लीजिए कि किसको मिनी एनेड के नाम से जाना गया, वो था मेटामॉर्फोसिस को, और एनेड की स्टोरी को इसको 14 बुक्स में यहाँ पर रखा गया था। ये एक समरी थी। समरी किसकी थी, एनेड इन एमोर्स की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ल्यूकेंस एपिक द बेलम ऑलिव हैज़ बीन कंसिडर्ड एन एंटी वर्जिलियन एपिक। ल्यूकेंस की जो एपिक थी जिसका नाम द बेलियम ऑलिव था, उन्होंने भी एंटी वर्जिलियन एपिक को बाद में कंसिडर किया। द एनेड एन एपिक पोएम रिटन बिटवीन 29-19 BC। ऐसा माना जाता है कि एनेड एपिक पोएम को लिखा गया था 29 से 19 BC के बीच में। टेल्स द लेजेंडरी स्टोरी ऑफ एनियस ए ट्रोजन हु ट्रेवल टू इटली वेयर ही बिकम द एंसेस्टर ऑफ रोमन्स। इसमें किसकी कहानियाँ हैं, एनियास की है जो कि ट्रोजन थे, जो इटली में यात्रा करते हुए आए और वो हमारे रोमन के एंसेस्टर यानी पूर्वज कहलाए। इट कंप्राइजेज 9896 लाइन्स इन डेक्टिलिक हेक्सामीटर। इसको कंप्राइज किया गया 9896 लाइन में और डेक्टिलिक हेक्सामीटर में इसको लिखा गया। नेक्स्ट देखते हैं होमर। वर्जिल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। वर्जिल की जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो आपको बता दी गई। अब होमर के बारे में हम देखते हैं कि इनके बारे में क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इनके वर्क की। होमर प्रोबेबली बिटवीन 12th and 8th centuries BC। तो इनका टाइम पीरियड रहा प्रोबेबली बिटवीन यानी संभवतः 12 से 8 सेंचुरी BC में इनका टाइम पीरियड माना जा रहा है, 12 to 8 centuries BC। होमर का वर्क देख लेते हैं। होमर इज़ बेस्ट नॉन एज द ऑथर ऑफ इलियाड एंड ओडिसी। होमर का जो बेस्ट ऑथर के रूप में जो माना जाता है तो वो है इलियाड एंड ओडिसी। He was believed by the ancient Greek to have been the first and greatest of all the epic poets। उनका ऐसा विश्वास था कि प्राचीन ग्रीक जो कि पुराने समय का ग्रीक है, तो उनका विश्वास किस पर था, पुराने समय के ग्रीक पर। उन्होंने एक महान काव्य के रूप में वो एक कवि थे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द एपिक पोइट्स। तो जितने भी एपिक पोइट्स हुए हैं उन सब में उन्हें महान दर्जा दिया गया कि वो पहले महानतम ऐसे ग्रीक पोइट थे जिन्होंने प्राचीन ग्रीक के ऊपर पूरा भरोसा दिखाया। ऑथर ऑफ द फर्स्ट नॉन लिटरेचर ऑफ यूरोप, ही इज सेंट्रल टू द वेस्टर्न कैनॉन।
थर्ड पॉइंट है आपका ये, ऑथर ऑफ द फर्स्ट नॉन लिटरेचर ऑफ यूरोप, यूरोप का वो पहला लिटरेचर था जो जिसके लेखक के रूप में ये जाने गए, और ही इज सेंट्रल टू द वेस्टर्न कैनॉन, और वो पूरी तरह से क्या बने, केंद्र बिंदु बने वेस्टर्न कैनॉन के। फोर्थ पॉइंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ होमर टू द एंसेंट ग्रीक इज डिस्क्राइब्ड इन प्लेटोज रिपब्लिक विच पोर्ट्रेज हिम एज फर्स्ट टीचर ऑफ ट्रेजेडीज एंड लीडर ऑफ ग्रीक कल्चर। होमर की जो सबसे ख़ास बात थी वो थी कि एंसेंट ग्रीक को उन्होंने इस तरह डिस्क्राइब किया, जिसमें कि प्लेटो की रिपब्लिक बहुत मशहूर उनका वर्क है, विच पोर्ट्रेज हिम एज फर्स्ट टीचर, उन्होंने प्लेटो को क्या दिखाया, फर्स्ट टीचर के रूप में दिखाया, ऑफ ट्रेजेडीज़ एंड लीडर ऑफ ग्रीक कल्चर, और लीडर ऑफ ग्रीक कल्चर के रूप में, कहीं फर्स्ट टीचर के रूप में, इस तरह करके उन्होंने प्लेटो की जो एक छवि थी उसको उभारा, उसका वर्णन किया। नेक्स्ट है, द सटायर्स लुशियन इन द ट्रू हिस्ट्री डिस्क्राइब्स हिम एज बेबीलोनियन कॉल्ड टाइग्रेनोस हु एज्यूम्ड द नेम होमर व्हेन टेकन हॉस्टेज। नेक्स्ट point is the fifth number, the satires Lucians in his true history describe him as Babylonian called Tigranes who assumed the name Homer when taken hostage। ठीक है, लूशियन जो एक सटायर थे उन्होंने भी अपनी ट्रू हिस्ट्री में इस बात का वर्णन किया, और एज ए बेबीलोनियन जो था उसे टाइग्रेनोस को मतलब बुलाया, उन्होंने ये कहकर ये कहा या ये नाम दिया, हु एज्यूम द नेम होमर, जबकि जो नाम उन्होंने ये अनुमान लगाया था वो नाम होमर का था, व्हेन टेकन हॉस्टेज। ठीक है, जब उन्होंने हॉस्टेज को लिया। नोटेबल वर्क्स ऑफ ह्यूमर, ह्यूमर का नोटेबल वर्क्स क्या है, हम अगर इसको देखें तो नोटेबल वर्क्स में द पोएम मेनली फोकस ऑन द ग्रीक हीरो ऑडिसी नॉन एज यूलिसिस एंड रोमन माइस, king of Ithaca and his journey home after the fall of Troy. It takes Odysseus 10 years to reach Ithaca after the 10 years Trojan War. In his absence, it is assumed Odysseus has died, and his wife Penelope and son Telemachus must deal with a group of unruly suitors, the minstrels who compete for Penelope's hand in marriage. ये किसकी कहानी है, ये ऑडिसो की है। नोटेबल वर्क ऑफ होमर का तो ऑडिसी है, ऑडिसी का क्या रहा, चलिए ये वाला पेज देखते हैं। नोटेबल वर्क्स ऑफ होमर यानी ऑडिसी, द पोएम मेनली फोकस ऑन द ग्रीक हीरो ऑडिसी नॉन एज द यूलिसिस इन रोमन मिथ्स, king of Ithaca and his journey home after the fall of Troy. It takes Odysseus 10 years to reach Ithaca after the 10 years Trojan War. In his absence, it is amused Odysseus has died, and his wife Penelope and son Telemachus must deal with a group of unruly suitors, the minstrels who compete for Penelope's hand in marriage. ठीक है, यहाँ पर जो स्टोरी दिखाई गई है वो ओडिसी की है, और ओडिसी की अगर आपको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ स्टोरी चाहिए तो वो आपको बुक्स पढ़ लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है इस स्टोरी का, तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जॉर्ज चैपमैन 1616 ट्रांसलेटेड इट टू इंग्लिश। जॉर्ज चैपमैन ने 1616 में, सबसे बड़ी बात यह है कि ओडिसी को क्या किया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इट इज़ रिटन इन डिक्टिलिक हेक्सामीटर, इसको लिखा गया डिक्टिलिक हेक्सामीटर में, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अभी अपने क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलिए ताकि आपको बाद में आसानी रहे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें आप अपने दिमाग में थोड़ा सा फीड करने की कोशिश करिए। जैसे कि ओडिसी है तो क्या है, ओडिसी का अपना क्या मतलब, उसका एक अस्तित्व है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको समझिए। जैसे डिक्टिलिक हेक्सामीटर उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, जॉर्ज चैपमैन ने 1616 में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ये एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसको आप जो है अच्छे से याद रखेंगे। इट इज़ सिक्वल टू द इलियाड, ठीक है, ये क्या है, इट इज़ सिक्वल टू द इलियाड। इसके बाद सिक्वल में अगर हम बात करें तो इलियाड का ही ये एक सिक्वल है, इलियाड इसके बाद आई थी। इलियाड के referred as the song of Ilion or song of Ilium. It is an ancient Greek epic poem in Dectalic hexameter set during Trojan War between King Agamemnon and the warrior Achilles। 15,693 लाइन्स का लिखा गया ये एक, अगर देखा जाए, एपिक पोएम है, डेक्टिलिक हेक्सामीटर में लिखी गई है। उस समय पर लिखी गई जब ट्रोजन वार के बीच में जो किंग एगमेमनॉन थे वो अपने वॉरियर्स एक्लिस के साथ में हैं। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जब ये वॉर चल रहा था, एगमेमनॉन एंड द वॉरियर एक्लिस के बीच में, तब इस पोएम को लिखा गया।
ठीक। और इसमें ओडिसी में क्या है, ओडिसी में उस समय की पूरी कहानी है। द पोएम मेनली फोकस ऑन द ग्रीक हीरो ओडिसिस नॉन एज यूलिसिस इन रोमन मिस। ये आप जानते हैं कि रोमन में यूलिसिस का एक नाम था और उसी को ग्रीक हीरो के तौर पे ओडिसिस में, ओडिसी जो इन्होंने लिखी थी पोएम, उसमें प्रदर्शित किया था। किंग ऑफ इथाका थे वो, एंड हिज जर्नी होम आफ्टर द फॉल ऑफ ट्रॉय। जब वो ट्रॉय को हरा करके आ रहे थे तो उनके घर वापस आने पर जो यात्रा उनकी पूरी हुई। इट टेक्स ओडिसियस 10 years टू रीच इथाका। अब क्योंकि उन्होंने 10 साल बाद वो इथाका पहुँचे थे, ओडिसियस आफ्टर द 10 years ट्रोजन वॉर के लड़ने के बाद। इन हिज एब्सेंस, उनकी एब्सेंस में इट इज एज्यूम्ड ओडिसी हैज़ डेड। उनकी एब्सेंस में लोगों ने ये भ्रम फैला हुआ था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। एंड हिज वाइफ पेनेलोप एंड सन टेलीमेकस मस्ट डील विद ए ग्रुप ऑफ अनरूली सूटर्स। ठीक है, तो सब ने उनकी मौत की खबर को फैलाया। उनकी वाइफ पेनेलोप और उनका बेटा भी कौन आ जाते हैं, यूलिसिस आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं होमरिक हाइम, ए कलेक्शन of 33 anonymous ancient Greek hymns celebrating individual god in dactylic। होमरिक हाइम क्या है, ए कलेक्शन ऑफ 33 एनोनिमस एंसेंट ग्रीक हाइम्स के हैं जिनको सेलिब्रेटिंग इंडिविजुअल गॉड के लिए किया जाता है और ये डैक्टिलिक हेक्सामीटर में लिखा गया है होमरिक हाइम। एपिक साइकिल क्या है, एपिक साइकिल ए कलेक्शन ऑफ एंसेंट ग्रीक एपिक पोएम्स दैट रिलेटेड द स्टोरी ऑफ ट्रोजन वॉर विच इंक्लूड्स द साइप्रिया, the Aethipus, the so-called Little Iliad, Ilpris, the Nosti and the Telegony in the dactylic hexameter। डैक्टिलिक हेक्सामीटर है ये लास्ट में। तो कह रहा है कि एपिक साइकिल क्या है, ए कलेक्शन ऑफ एंसेंट ग्रीक एपिक पोएम से। ये एंसेंट ग्रीक जो एपिक पोएम से उनका कलेक्शन है और जिसकी स्टोरी ट्रोजन वार के आसपास ही है, उसे इंक्लूड किया गया है इसमें, जिसमें कि साइप्रिया है, एथोपस है और जिसे लिटिल इलियाड के नाम से भी जाना जाता है। इल्यूपर्सिस, द नस्ट एंड द टेलिगनी इन डैक्टिलिक हेक्सामीटर, ये भी डैक्टिलिक हेक्सामीटर में ही लिखी गई है। इस तरह अगर हम देखें तो आज हमने आपके 3 ऑथर बहुत अच्छे से कवर किए हैं, जिसमें कि आपका पहला था पिंडर, सेकंड इज़ द वर्जिल एंड थर्ड इज़ द होमर। दैट क्लियर। चलिए, आपको आज की वीडियो और आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आप लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंग्लिश लिटरेचर आपसे मांगता है कि आप हिस्ट्री से लेकर और प्रेजेंट टाइम तक के जितने भी ऑथर हैं, जितना भी वर्क है, उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सबको बहुत अच्छे से जानें, उन सबको बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए कि किस समय पर कौन से ऑथर आए, क्या उनका टाइम पीरियड रहा, उन्होंने क्या वर्क किया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप जान लेंगे एक बार तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको समझने में आसानी रहेगी। इसीलिए मैंने लिटरेचर का वो पार्ट उठाया है आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए, ताकि हम इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री अगर स्टार्ट करते हैं तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे ऑथर हैं पहले हम उन्हें कवर कर लेते हैं। एक बार वो कवर हो जाएंगे तो आगे का फिर आपके लिए ईजी रहेगा। और क्वेश्चन तो यहाँ से भी पूछे जाते हैं, तो नज़रअंदाज तो हम नहीं कर सकते इस वर्क को। इसलिए बेहतर होता है कि पहले हम एंसेंट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ध्यान से पढ़ें, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। ओके, चलिए, आज की वीडियो और आज का कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगी एक अच्छा कंटेंट लेकर और आगे अपने नए राइटर लेकर के। आप जुड़े रहिएगा चैनल पर, उसी तरह अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, लगातार बने रहिए। और हाँ, जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिपरेशन कराई जा रही है तो वो विदाउट एनी कॉस्ट कराई जा रही है। किसी तरह की कोई फ़ीस चार्ज नहीं है आपके लिए और किसी भी तरह का कोई भी आपको यहाँ पर अपनी फ़ीस को सबमिट नहीं करना है। सिर्फ हाँ, ध्यान से आपको पढ़ना रहेगा। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, आप बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम को लेकर सिंसियर हैं, तो आपके लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, अब इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।